बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंधेरे में खड़े इर्द गिर्द निगाहें फाड़कर आसपास का मंजर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर अंधेरा इस कदर था कि उस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। खौफ और घुटन से जैसे मेरी सांसें बंद होने को थी। मगर मैं अभी मरना नहीं चाहती थी, मैं जीना चाहती थी। मगर मुझे लग रहा था जैसे कुछ ही लम्हों में मेरी सांसें मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी और मेरा जिस्म हिलने के भी काबिल नहीं होगा। दहशत इस कदर थी कि मेरा पूरा जिस्म लरस रहा था। मैं लाख काबू कर रही थी कि मेरा दिल भी किसी पत्ते की मानिंद लरस रहा था। मैंने उस अंधेरे में आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे मेरे पांव के नीचे कुछ चुभ गया हो। दर्द की शिद्दत से मेरी कराह निकल गई, मगर मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर उसे काबू किया, क्योंकि अगर इस वक्त मैं कोई भी आवाज निकालती तो आसपास के लोगों को इस बात की खबर हो सकती थी कि यहाँ कोई मौजूद है और मुझे सबसे छुप कर इस जगह से निकलना था। शायद ये मेरा आखिरी मौका था, वरना तो इसके बाद मौत ही मुझ पर मेहरबान होती। मैंने नीचे झुककर अपने पांव को हाथ लगाकर देखा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा पांव नम हो गया है। मैं समझ गई थी कि पांव से खून निकल रहा है। जो भी चीज मेरे पांव में चुभी थी वो अब मेरे पांव में ही पैवस्त थी। दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं अपना पांव पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। अंधेरे में मुझे नजर तो नहीं आया कि मेरे पांव में क्या चुभा है, मगर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई नौकीली चीज है जो मेरे पांव में घुसी हुई है, और अब इस चीज को निकालना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। मगर मुझे हिम्मत करनी ही थी, इसीलिए मैंने आहिस्तगी से वो चीज अपने पांव से निकालने की कोशिश की, मगर शायद वो चीज अंदर तक पैवस्त हो चुकी थी। इसीलिए अब मुझे अपना दिल कड़ा करना था। मैंने बिना एक लम्हे की भी देर किए उसे अपने पांव से एक झटके से खींच कर निकाल दिया। वो एक लंबा सा कांच का टुकड़ा था जो मेरे पांव में पैवस्त हो चुका था। खून का फुआरा मेरे पांव से निकल रहा था। मैंने अपने दुपट्टे का कोना फाड़कर उसे पांव के इर्द गिर्द अच्छे से कस के बांध लिया था, ताकि मेरा खून निकलना कम हो और मैं वापस अपने मंजिल की जानिब जा सकूं। मेरा खून निकलना तो कम हो गया था, मगर मुझे दर्द इस कदर था कि मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर था। मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखों को रोक रही थी। मैं वहीं थक हार कर जमीन पर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद जब मेरा दर्द कम हुआ तो मैं लंगड़ाती हुई उठी और एक बार फिर वहां से निकलने लगी। आज मुझे लग रहा था जैसे ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि मैं रोज ही इस रास्ते से गुजरती थी। ये रास्ता तो अब मेरा जाना पहचाना बन गया था, मगर आज जैसे ये मेरे लिए पुलिस सराहत बन चुका था। आखिरकार अंधेरे का दौर तमाम हुआ और मुझे दूर से कुछ रोशनियां नजर आईं। पहले तो मैं अंधेरे से बचने की कोशिश में हाथ पांव मार रही थी, मगर इसे मेरी किस्मत की खराबी कहें या सितम जरीफी कि अब मुझे उन रोशनियों से भी बचना था। मैं जल्दी से एक कोने में हो गई। मेरे सामने दो आदमी बैठे थे जो अपनी ही जगहों पर बैठे सो रहे थे। उनके खराटों की आवाज फिजा में गूंज रही थी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ी और मैंने गौर से उन दोनों की शक्लें देखी। जब मैंने इत्मीनान कर लिया कि वो दोनों सो रहे हैं तो मैं दरवाजे की जानिब बढ़ी। आहनी दरवाजा सख्ती से बंद था और वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस बड़े से आहनी दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसे खोलना मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। मगर मैं यहां तक पहुंचकर अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी और किसी भी सूरत में यहां से निकल जाना चाहती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहां से निकलना मेरे लिए इस कदर मुश्किल साबित होगा। मैंने बहुत अच्छे से उन दोनों आदमियों की जानिब देखा, मगर मुझे कहीं भी ताले की चाबी नजर नहीं आई। मैं आहिस्ता से वहां से हटकर दोबारा से अंधेरे वाले हिस्से में आ गई, ताकि मुझे कोई बआसानी देख न सके। अब मैंने सोचा कि अगर दरवाजा नहीं खुल सकता तो मैं दीवार फलांग कर चली जाती हूँ, मगर ये दीवार फलांगना भी इतना आसान काम हरगिज नहीं था। एक तो ये दीवार बहुत ही ज्यादा ऊंची थी और दूसरा इन दीवारों पर खारदार तारे बिछी हुई थी जिन्हें मैं किसी सूरत टाप नहीं सकती थी। मैं अपनी बेबसी पर सिर्फ आंसू बहा सकती थी। मैं उन दिनों खुद को जितना बेबस महसूस कर रही थी, इससे पहले मैंने कभी भी खुद को नहीं किया था। मगर आज मैं अपनी ही नज़र में दुनिया की सबसे बदकिस्मत और बेबस लड़की थी। कुछ देर वहीं बैठकर आंसू बहाने के बाद मैं वापस उसी अंधेरे रास्ते की मुसाफिर बन चुकी थी जिस रास्ते से होते हुए मैं यहां तक आई थी, और अब खाली हाथ यहां से लौट रही थी। दर्द की शिद्दत जो कुछ देर पहले कम हो चुकी थी, अब वो फिर से बढ़ने लगी थी। ये शायद मेरे अंदर की बेबसी के एहसासात थे जो शायद फिर से सर उठाने लगे थे। मैं अपने घर की बहुत ही लाडली बेटी थी। चूंकि मैं घर में सबसे छोटी थी तो सभी मुझसे बहुत ज्यादा लाड प्यार से पेश आते थे। मेरी एक बड़ी बहन और दो भाई थे। भाई मुझ पर जान छिड़कते थे तो मेरी बड़ी बहन मेरी दोस्त थी। मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी रही थी। मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं तभी इंटर में थी और इंटर के इम्तहानात से फारिग हुई थी तो घर में मेरी बहन की शादी की बातें चलने लगी थी।
मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी थी और उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ था। अब्बू, अम्मी और भाई उस रिश्ते की छान फटक कर रहे थे। अब्बू को ये रिश्ता हर लिहाज से बेहतर लग रहा था, मगर मेरे दोनों भाई लड़के की मुकम्मल छानबीन करके मुतमईन हो जाना चाहते थे। 2 महीने तक मेरे दोनों भाई लड़के के बारे में मालूमात हासिल करते रहे थे। जब हर तरफ से मुतमईन हो गए तो मेरे घर वालों ने मेरी बहन के लिए उस रिश्ते की हामी भर ली। यूं मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया गया। घर में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी। अभी तक मेरे दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि अम्मी चाहती थी कि पहले उनकी दोनों बेटियों की शादी हो जाए, फिर उसके बाद ही वो सुकून से बहुएं घर में लाएंगी। और ऐसा ही मेरे भाई भी सोचते थे। इसीलिए जब मेरी बहन का रिश्ता आया तो घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, मगर किसी ने भी मेरी बहन से उसकी मर्जी पूछने की वारा न की थी और अपना इत्मीनान करने के बाद उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यूं मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया और जल्द ही शादी की तारीख भी रख दी गई, क्योंकि लड़के वाले जल्द शादी करना चाहते थे और इस बात पर मेरे घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। इसीलिए लड़के वालों की इस बात पर मेरी अम्मी और अब्बू राजी हो गए और मेरी बहन की शादी की तैयारियां होने लगी। मेरे अम्मी अब्बू ने सोचा था कि वो मेरी बहन की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से करेंगे। चूंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी तो सबके ही बहुत ज़्यादा अरमान थे और सभी लोग बेइंतहा खुश भी थे। मेरी बहन के जहेज इंतहाई कीमती और बेहतरीन तैयार करवाया जा रहा था। हर चीज़ उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ली जा रही थी। सोने के 4 सेट तो अम्मी ने उसके लिए निकाल कर रखे थे। ये उनकी शादी के सेट थे जो अब वो मेरी बहन को दे रही थी। मेरी बहन के लिए शादी के कपड़े भी एक से एक और महंगे तरीन खरीदे गए थे। गर्ज के उसकी शादी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं भी अपनी शॉपिंग कर रही थी और शादी के लिए सारे ही कपड़े मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ही ले रही थी। मैं अपनी बहन की शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं इस शादी की सारी रस्में करूंगी, क्योंकि मैं इकलौती साली थी और ये मेरा हक बनता था। तभी मैं इतनी पुरजोश थी। मैं अपनी अम्मी के साथ ही बाजार जाती रही, क्योंकि मेरी बहन बिल्कुल भी बाजार नहीं जा रही थी। अम्मी उससे जब भी बाजार जाने को कहती तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती थी। कभी कहती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहती कि उसका दिल नहीं चाह रहा। फिर अम्मी मुझे लेकर उसकी शादी की शॉपिंग करने चली जाया करती थी। यूं पूरा दिन हम लोग बाजार में फिरते थे और उसकी शादी के लिए शॉपिंग करते थे। हम लोग सुबह के निकले शाम में घर वापस आते थे। अम्मी मेरी बहन को बहुत सी हिदायत करके जाती थी कि हम लोग आएंगे तो वो खाना बना कर रखे, क्योंकि अब्बू और भाई जब काम से वापस आते थे तो उनके आते ही खाना लगा दिया करते थे। मगर जब हम लोग बाजार से वापस आते तो कुछ भी नहीं बना हुआ होता था। मेरी बहन बावर्ची खाने में जाती ही नहीं थी। अम्मी को इस बात पर बहुत हैरत होती थी, क्योंकि इससे पहले जब भी अम्मी मेरी बहन को खाना बनाने को कहती थी वो फौरन ही खाना बना दिया करती थी। मगर जब से उसकी शादी की खरीदारी शुरू हुई थी वो कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। वो ना ही हमारे साथ बाजार जाती थी और ना ही घर में रहकर खाना बनाती थी। अम्मी को उसके रवैये पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर अम्मी उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। वो भी यही सोचती थी कि बेटी चंद दिन बाद पराई हो जाएगी, इस वजह से वो चुपी रहती थी। मुझे भी अपनी बहन का रवैया कभी कभी अजीब लगता था। पहले तो वो मुझसे ढेरों बातें किया करती थी और हमारे साथ ही बहुत ही शौक से शॉपिंग पर भी जाती थी, मगर अब वो हमारे साथ कहीं भी नहीं जा रही थी। बल्कि अगर हम लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करते और उससे जिद करते कि वो भी हमारे साथ चले तो वो चिढ़ जाया करती थी और साफ मना कर देती थी। हालांकि मैंने अपनी सारी कज़न्स को देखा था, जब उन लोगों की शादी हो रही थी तो वो बहुत ही खुशी से अपनी शादी की शॉपिंग करती थी, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि मेरी बहन तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। सब लोग समझ रहे थे कि शायद माँ बाप से दूर जा रही है, जब ये ऐसी हो गई है। इसीलिए उसे कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि मेरी बहन कभी भी अपने घर से दूर नहीं गई थी और अब जब वो दूर जा रही थी तो सभी उसके जज्बात और एहसासात का ख्याल कर रहे थे। अब शादी में बस एक ही हफ्ता रह गया था और शादी की बहुत सारी तैयारियां भी बाकी थी। मेरा बारात का जोड़ा अब तक नहीं आया था, तो उस दिन भी मैं और अम्मी सुबह होते ही बाजार जाने के लिए निकल खड़े हुए। मेरे अब्बू और दोनों भाईजान काम पर गए हुए थे। अम्मी ने मेरी बहन को भी बाजार चलने को कहा था, मगर उसने हमारे साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था और उसने कहा कि उसके सर में दर्द है, इसीलिए हम लोग चले जाएं। अम्मी ने रात का खाना भी बना लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो मेरी बहन को खाना बनाने का कहकर जाएंगी तो वो नहीं बनाएगी। जब भी अम्मी ने सुबह उठकर ही सारे काम कर लिए थे, अब हम दोनों दोपहर होते ही बाजार जाने के लिए निकल खड़े हुए। आज हम लोग जल्दी वापस आ गए थे, क्योंकि बाजार में कुछ घंटे घूमने के बाद मुझे मेरी पसंद का बारात का जोड़ा मिल गया था। इसीलिए शाम होने से पहले ही हम लोग घर वापस आ गए थे। घर का दरवाज़ा बजाया तो मेरी बहन ने दरवाज़ा न खोला। हालांकि इससे पहले जब भी हम लोग आते थे
तो वो एक ही आवाज़ पर दरवाज़ा खोल दिया करती थी। मगर आज इतनी देर से हम लोग दरवाज़ा बजाए जा रहे थे, मगर वो खोल ही नहीं रही थी। इसी असना में अम्मी को याद आया कि उनके बैग में दरवाजे की चाबियां रखी हुई हैं। अम्मी ने अपने बैग में दरवाजे की चाबियां तलाश की तो उन्हें चाबियां मिल गई और हम लोग दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हो गए। मगर जब हम लोग घर में दाखिल हुए तो उस वक्त घर में कोई नहीं था। अम्मी ने सोचा कि शायद मेरी बहन अपने कमरे में सो रही होगी। मैं फौरन ही अपनी बहन को जोड़ा दिखाने गई, मगर मेरी बहन कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने पूरा घर देख लिया, मगर मुझे अपनी बहन कहीं दिखाई नहीं दी। इसी असना में मैंने देखा कि छत पर जाने वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मैं अपना जोड़ा उठाकर छत पर चली गई, क्योंकि मैं अपनी बहन को अपना जोड़ा दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थी। अभी मैं सीढ़ियों पर ही थी कि मुझे छत से हल्की हल्की बातों की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि इस वक्त छत पर मेरी बहन के साथ कौन हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि उसकी कोई दोस्त हमारे घर आई हो और वो उसे लेकर छत पर चली गई हो। यही सोचकर मैं अपनी बहन को आवाज़ें देती हुई छत पर गई। मगर जब मैं छत पर गई तो देखा कि मेरी बहन छत के बीचों बीच में घबराई हुई खड़ी है, जैसे मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। मैंने आसपास देखा, उस वक्त छत पर कोई भी नहीं था। मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत हुई कि अभी तो छत से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी और अब मेरी बहन छत पर अकेली खड़ी है। मैंने अपनी बहन से पूछा कि वो छत पर किससे बातें कर रही थी, तो वो मेरी बात सुनकर घबरा गई और उसने थूक निकलते हुए कहा कि वो तो छत पर अकेली थी, उसके साथ तो छत पर कोई नहीं था। मुझे ये बात सुनकर मजीद हैरत हुई, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से बातें करने की आवाज़ें सुनी थी और अब मेरी बहन कह रही थी कि वो छत पर अकेली थी। मुझे अपनी बहन की दिमागी हालत पर कुछ शुबा सा हुआ और मैं सोचने लगी कि क्या मेरी बहन खुद से ही बातें कर रही थी। मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि आज तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो मैंने उसे बताया कि आज हमारी खरीदारी जल्दी हो गई थी, तो हम लोग आज जल्दी घर आ गए। और अम्मी के घुटनों में भी दर्द हो रहा था। इतनी देर से हम लोग दरवाज़ा बजा रहे थे, मगर तुम दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। ये सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया, मगर मुंह से कुछ न कहा। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे हमारा जल्दी घर आना पसंद नहीं आया था। मगर मैंने इस सब पर ज़्यादा गौर नहीं किया और उसे अपना जोड़ा दिखाने लगी। जब वो नीचे आई तो अम्मी ने उससे पूछा कि वो छत पर क्या कर रही थी, तो उसने अम्मी से कहा कि वो अपनी बराबर वाली दोस्त से बातें कर रही थी, इसीलिए उसे दरवाज़ा बजाने की आवाज़ नहीं आई। ये सुनकर अम्मी तो खामोश हो गई, मगर मैं अपनी जगह पर ठिठक गई थी, क्योंकि अभी तो मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि वो किसी से भी बातें नहीं कर रही थी और ना ही उसके साथ छत पर कोई था, और अब वो कह रही थी कि वो अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया और मैंने कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आजकल मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती थी। अगर उस वक्त मैं कुछ भी कहती तो वो मुझे बुरी तरह से डांट देती। इसीलिए मैं बिल्कुल चुप रही और बाद में इस बात को तो बिल्कुल ही भूल गई, क्योंकि ये बात मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती थी और ना ही मैंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो देना मुनासिब समझा। कल मेरी बहन की शादी थी और मेरे घर में सभी लोग बहुत खुश थे, मगर मेरी बहन मुसलसल रोई जा रही थी। सभी उसे चुप करवा रहे थे। सब समझ रहे थे कि माँ बाप से दूरी का गम है, जब भी रोई जा रही है, इसीलिए सब उसे गले लगाकर तसल्ली दे रहे थे। खैर, बारात का दिन भी आन पहुंचा और मेरी बहन दुल्हन बनकर आ गई। वो दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बारात आ चुकी थी। मुझे दूध पिलाई की रस्म करनी थी। मेरे हाथ में गिलास था जिसमें दूध था और मैं घर से ये दूध खास इसी रस्म के लिए बना कर लाई थी। उसमें मैंने खुश्क मेवाजात भी डाले थे और अब दूध पिलाई की रस्म हो रही थी। पूरा खानदान ही स्टेज पर जमा था। दूध पिलाई के बदले 50,000 की रकम मांग रही थी मैं। हंसी मजाक के बीच दूध पिलाई की रस्म हो गई। जैसे ही दूल्हा ने दूध पिया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और देखते ही देखते दूल्हा वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। पूरे हॉल में एकदम ही कोहराम मच गया था। सभी अपनी जगह पर परेशान थे कि ये अचानक क्या हो गया है। दूल्हे को लेकर कुछ लोग उसी वक्त अस्पताल चले गए, क्योंकि वो होश में ही नहीं आ रहा था। अस्पताल पहुंचकर दूल्हे को इमरजेंसी में ले गए, क्योंकि उसकी सांसें बहुत ही हल्की चल रही थी। सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अम्मी तो रोई जा रही थी। मेरे अब्बू और दोनों भाई भी दूल्हा के साथ अस्पताल गए थे। डॉक्टर कह रहे थे कि कोई जहरीली चीज़ खाने की वजह से उनकी यह हालत हो गई है और अब डॉक्टर उनके मैदे में से वो जहरीली चीज़ निकाल रहे थे, मगर जहर पूरी तरह से उनके जिस्म में फैल चुका था। यहाँ हम लोग अब तक शादी हॉल में ही थे। सब लोग एक एक करके रुखसत हो रहे थे। सबकी ज़बान तरह तरह की बातें कर रही थी, मगर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया है। हंसी खुशी का माहौल एकदम ही शोक की कैफियत में बदल चुका था। मेरी अम्मी रो रही थी, तो उन्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा था, क्योंकि मेरी बहन की रुखसती नहीं हुई थी और ये सब हो गया था। हॉल से तकरीबन सभी लोग रुखसत हो चुके थे और अब तो हॉल का मालिक हमें भी हॉल खाली करने को कह रहा था। मेरा भाई अस्पताल से आया
और हम तीनों को घर लेकर आ गया। मैंने अपनी बहन का चेहरा देखा, मगर उसके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। कहीं से भी वो रंजीदा नहीं लग रही थी। मैंने इसे भी अपना वहम समझा। मुझे लगा कि उसे इतना ज्यादा दुख लगा है कि वो रो भी नहीं पा रही। अभी हमें घर आए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि हमें यह अंदोनाक खबर मिली कि दूल्हे का इंतकाल हो गया है। यह सुनकर हमारे घर में रोना पीटना मच गया। सभी रिश्तेदार हमारे घर में जमा होना शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने मौत की वजह बताई कि दूध में कोई जहरीली चीज थी जिसकी वजह से दूल्हे की मौत हो गई थी। दूल्हे के घर वालों ने हम लोगों पर केस कर दिया और जब छानबीन की गई तो पता चला कि दूध में जहर मिलाया गया था और वो दूध मैंने ही बनाया था और दूल्हे को पिलाया भी था। जब ये बात साबित हो गई कि दूल्हे की मौत उसी दूध के पीने की वजह से हुई है तो मुझ पर केस बन गया और पुलिस मुझे अपने साथ ले गई। जब पुलिस हमारे घर आई तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि उस दूध में खुश्क मेवे के अलावा मैंने कुछ भी नहीं मिलाया था। मैं चीख चीख कर अपनी दुहाई दे रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भला दूल्हे को मारने से मुझे क्या हासिल हो गया? मगर वो लोग मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मेरे अब्बू और भाइयों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से वो लोग मुझे अपने साथ लेकर ना जाएं, मगर दूल्हे वाले किसी की नहीं सुन रहे थे। उनके बेटे का इंतकाल हो चुका था और वो इस सब का जिम्मेदार मुझे समझ रहे थे, मगर वो लोग ये नहीं समझ रहे थे कि उनके बेटे को मारकर मुझे क्या हासिल होगा। मगर उन लोगों ने कुछ ना सुना और मुझे जेल में बंद करवा दिया। मेरे अब्बू और भाई मुझे यहाँ से निकलवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी सारी कोशिशें रायगा जा रही हैं, क्योंकि मुझ पर बहुत ही मजबूत केस बना है। मैं यहाँ दिन रात रोती रहती हूँ। जेल में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब भी मेरे अब्बू और भाई मुझसे मिलने आते हैं तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि वो लोग मुझे यहाँ से निकाल दें, मगर शायद ये इतना आसान हरगिज भी नहीं है। मैं वहाँ बैठकर अपनी किस्मत को रोती रहती थी और दुआएं करती रहती थी कि कोई मुआवजा हो जाए और सच्चाई सबके सामने आ जाए कि दूध में जहर मैंने नहीं मिलाया, बल्कि मैं तो बेकसूर हूँ। एक बार मैंने जेल से भागने की भी कोशिश की थी, मगर मेरी ये कोशिश भी रायगा गई थी। मेरे अब्बू और भाई मुझसे माफिया मांगते थे और कहते थे कि वो जल्द ही मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे कि वो लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल पा रहे। मेरा काम बस दिन रात रोना ही था। उस कैद ने जैसे मुझे पागल सा कर दिया था। मैं जिस जेल में थी वहाँ एक पुलिस वाला भी था। अक्सर वो मुझसे बात करने की कोशिश करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझसे बात करने की तभी कोशिश करता है कि इसकी मुझ पर गंदी नज़र है, इसीलिए मैं उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। और जब भी वो मेरी जेल की जानिब आता था मैं बस सर झुकाकर बैठ जाया करती थी और उसकी जानिब देखती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे उससे डर सा महसूस होता था कि कहीं ये मेरी इज्जत का दुश्मन ही न बन जाए। इसी वजह से मैं उससे बहुत डरी हुई रहती थी और हर वक्त दुआ करती थी कि मेरी इज्जत महफूज रहे। बाहर क्या हो रहा था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। अब्बू और भाई मुझसे रोज मिलने आते थे और बस मुझे तसल्ली देकर चले जाते थे। अब्बू ने मेरे लिए शहर का सबसे महंगा वकील कर रखा था, मगर अब तो 2 दिन हो गए थे घर से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया था। उस दिन वही पुलिस वाला आया और उसने मुझसे कहा कि गुनहगार का पता चल गया है। उसकी ये बात सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम जानना चाहती हो कि गुनहगार कौन है और तुम्हें किसने फंसाया? तो मैंने जल्दी से इस बात में गर्दन हिला दी और आंसुओं की वजह से मुझसे कुछ भी कहा नहीं जा रहा था। मैं जल्द अज जल्द उस शख्स का नाम जानना चाहती थी जिसने मेरी बहन को चंद घंटे की दुल्हन बनते साथ ही बेवा बना दिया था और जिसकी वजह से मैं आज इस हाल में थी। पर जो नाम पुलिस वाले ने लिया वो सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैं हैरत से बस उस पुलिस वाले का मुंह देख रही थी। वो मुझे बता रहा था कि दूल्हे के दूध में जहर मिलाने वाला हमारे पड़ोस का लड़का करीम है। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैं करीम को बचपन से जानती थी। वह हमारे पड़ोस में ही रहता था और एक नंबर का आबाश नौजवान था। वो गलत लड़कों की सोहबत में बैठता था। मोहल्ले में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके अपने अब्बू से हर वक्त लड़ाई रहती थी। उसके अब्बू उसकी हरकतों पर उसे डांटते तो वो उनसे हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता था। इसीलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। मगर मुझे समझ नहीं आई कि दूल्हे के दूध में जहर मिलाने से करीम को क्या मिलेगा। मगर अगला पहाड़ तो मुझ पर उस वक्त टूटा जब उस पुलिस वाले ने मुझे बताया कि करीम और मेरी बहन का चक्कर चल रहा था और करीम मेरी बहन से शादी करना चाहता था, मगर मेरी बहन अपने माँ बाप का मान नहीं तोड़ना चाहती थी और वो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर रही थी। तो ये बात करीम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकी। मैंने सुबह ही ये दूध बनाकर खूबसूरत से गिलास में ढककर फ्रिज में रख दिया था
और जब हम सब लोग तैयार होने पार्लर चले गए थे तो हमारे घर की छत के जरिए अंदर आया और उसने उस दूध में जहर मिला दिया था। ये बात मेरी बहन को भी पता थी, मगर उसने खुद दहशत के मारे किसी को भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब अब्बू और भाइयों के जोर देने पर पुलिस ने तफ्तीश की और हमारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग चेक की तो करीम को छुपकर हमारे घर में आते हुए देखा गया। और जब करीम से इस बारे में तफ्तीश की गई तो उसने सब कुछ सच उगल दिया कि उसी ने दूध में जहर मिलाया था। वो ना सिर्फ दूल्हे को मारना चाहता था बल्कि मेरी बहन को भी मारना चाहता था कि मेरी बहन उसके साथ बेवफाई कर रही है, क्योंकि वो दूध मेरी बहन भी पीती। मगर इत्तेफाक ये हुआ कि वो दूध अभी सिर्फ दूल्हे ने ही पिया था कि उसकी तबीयत खराब हो गई। मेरी बहन की किस्मत थी कि उसने ये दूध ना पिया और वो बच गई। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई थी। सर पर कयामत टूटनी किसे कहते हैं, मुझे आज इस बात का सही मायनों में इल्म हो रहा था। ये एक ऐसी बात थी जिसका चाह कर भी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरे भाई और अब्बू 2 दिन से इसी सब में लगे हुए थे, जब भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सके थे। मैं जेल से तो छूट गई, मगर उन लोगों ने करीम को गिरफ्तार कर लिया था। अब्बू और भाइयों ने कोशिश करके इस सारे मामले में मेरी बहन का नाम नहीं आने दिया था, मगर मैं तो बुरी तरह से बदनाम हो चुकी थी, क्योंकि न जाने मैं कितने ही दिन जेल में गुजार कर आई थी। और अब ऐसी लड़की को कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। मैं अपने घर तो वापस आ गई थी, मगर मेरे जहन पर उस कैद ने बहुत ही ज्यादा असर किया था। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मेरे घर वालों ने थोड़ी बहुत देखभाल करके मेरी शादी कर दी। शादी की रात जब मैंने अपने शौहर को देखा तो मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस वाला था जो वहां जेल में होता था। आज मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ खुश हूँ। मेरी बहन मुझसे बहुत माफिया मांगती है, मगर जब भी मैं वो दिन याद करती हूँ जो मैंने जेल में गुजारे, मेरी रूह तक काम चाहती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।